Yes, hello students. We are going to discuss few doubts regarding the chemical kinetics. Yes, first question is the half-life of a radioisotope is 4 hour. Half-life of radioisotope is equal to 4 hours. ठीक है. If the initial mass of the isotope was W initial of isotope was 200 gram, W initial 200 gram, the mass remaining after 24 hours, final mass after 24 hours remaining undecayed. ठीक है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 24 आवर्स के बाद कितना मास फाइनली रिमेनिंग रह जाएगा जो डिकम्पोज नहीं होगा. ठीक है. अब ऑब्वियसली रेडियो आइसोटोप यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल तो क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो हमारे पास इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं. ठीक है. एक तो हमारा जो मैंने आपको बताया था, एक ये होता है एन टी, फाइनल को डब्ल्यू टी भी कह सकते हैं आप. ठीक है. और ये डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हो आप इसे, डब्ल्यू नॉट, इनिशियल को डब्ल्यू नॉट और टाइम फाइनल वाले को टाइम टी वाला वेट भी कह सकते हो. तो एन टी अपॉन एन नॉट. ठीक है. और एन नॉट क्या है, इनिशियल, और ये क्या होता है, फाइनल. तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं इक्वल टू क्या बताया था आपको, 1/2 पावर एन. ये आपको फॉर्मूला बताया था विदाउट यूज़ ऑफ लॉग, अगर आप लॉग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं. और जहाँ टी टोटल टाइम इक्वल टू क्या था, टी हाफ इंटू एन, यानी एन इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ. तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 24 आवर्स. टोटल 24 आवर्स है. हाफ लाइफ कितना है, 4 आवर्स इंटू एन. देयरफॉर एन कितना आ गया, 6, यानी 1/2 पावर 6. अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. एन टी क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स. ठीक, नंबर ऑफ एटम्स, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे सॉल्व होगा, इसका रेडियो आइसोटोप का मोलर मास यानी गिवन मास अपॉन, तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू टी फाइनल वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया, वैसे वो कैंसिल आउट हो जाएगा. और ये क्या होगा, इनिशियल डब्ल्यू नॉट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. ये है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो ये कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट. तो हमें मेनली क्या मिला, हमें मिला वेट फाइनल अपॉन वेट इनिशियल इक्वल टू 1/2 पावर 6. ठीक, फाइनल वेट अननोन है, इनिशियल वेट 200 ग्राम गिवन है. देयरफॉर फाइनल वेट अपॉन 200 ग्राम 1/2 पावर 6. यहाँ से सॉल्व कर लो, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 200 इधर और 2 रेस्ट पावर 6, 2 इंटू 2 2 2 3 और 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, यानी कि 200/64. तो ये अप्रोक्स 3.125 ग्राम. ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर. एक तो ये तरीका है जो आपको बताया हुआ. ठीक है, अगर आप लॉग ही यूज़ करना चाहते हैं, सर हम तो लॉग ही यूज़ करेंगे, तो ठीक है, लॉग के बेस पर कर लेते हैं. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए टी अपॉन ए टी या एन टी, जो हम एन लिख रहे हैं यहाँ पर, एन टी अपॉन एन नॉट, सॉरी एन नॉट अपॉन एन टी, क्योंकि ए नॉट बाई ए टी होता ना. ठीक है, तो ये इसके टर्म्स में हमने लिख लिया. तो अब लैम्डा किसके इक्वल होगा, लैम्डा इक्वल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी टाइम लॉग इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर वही डब्ल्यू नॉट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर.
डिवाइडेड बाय WT अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा ना, इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है 4 आवर्स, 2.303। टोटल टाइम कितना है 24 आवर्स। लॉग एम से एम कैंसिल आउट, एन से एन से, डब्ल्यू नॉट कितना है 200 ग्राम अपॉन WT। तो यहाँ से WT को सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम के। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करने में। प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ये लॉग आएगा, ठीक है, लॉग, और फिर राइट हैंड साइड में जाकर क्या लेना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से आपको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, इसे कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर लॉग 200 अपॉन WT टाइम टी वेट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 24 इंटू 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 4। ठीक है, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब इसके मल्टीप्लाई में होगा, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6, ठीक है, और डेसिमल से डेसिमल ख़त्म, और ये हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 23 3 0.3, तो 6 3 18 1.8। ठीक है, तो आपको 200 अपॉन वेट इक्वल टू एंटी लॉग 1.8 सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एंटी लॉग 1.8। तो एंटी लॉग 1.8 की वैल्यू आप देख लेना। तो WT देयरफॉर वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन एंटी लॉग 1.8, एंटी लॉग 1.8। ठीक है, और एंटी लॉग 1.8 कितना आएगा, ये 64 ही आएगा, वैल्यू 64 ही आएगी। ठीक है, वो देख लेना एक बार, एंटी लॉग 1.8, क्योंकि डेसिमल से पहले 1 है तो ये तो पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, और 0.8 किसके लिए होता है, 6 की वैल्यू होती है। ठीक है, 6.6। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 0.8 6 आता है पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि 5 की वैल्यू 0.57 और लॉग 7 0.84 होता है। हाँ, अप्रॉक्स 64 ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लीजिएगा आप इसे, क्लियर। तो यहाँ बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, लॉग एंटी लॉग देखना पड़ता है, इसलिए हम उस वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। ये एक रेडियोएक्टिविटी के लिए भी यूज़ होने वाला इक्वेशन है, और ये नॉर्मल किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑर्डर ओनली। चलिए नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कहता है द रेडियो न्यूक्लियाई थोरियम अंडरगोस 2 सक्सेसिव बीटा डिकेज फॉलोड बाय, यानी कि यहाँ पर हुआ थोरियम 90 और 234, और ये कह रहा है इसमें से 2 बीटा डिके रिलीज़ हो गए। ठीक है, बीटा नेगेटिव या बीटा। ठीक है, फॉलोड बाय 1 अल्फ़ा पार्टिकल, और 1 अल्फ़ा पार्टिकल का लॉस हो गया। तो इसके बाद फाइनली क्या बनेगा, वो पूछ रहा था एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। मान लो ये कोई x एलिमेंट है, तो ये z वैल्यू और a वैल्यू, तो z इक्वल टू अननोन है और a इक्वल टू अननोन है, तो z और a बताना है। ठीक, तो ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम इसे लिख लेते हैं, थोरियम 90 234 बीटा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल होता है -1 बीटा 0, और अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4 प्लस x। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर जेड सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। ये कितना होगा -2, और ये कितना होगा +2। ठीक है, 2 प्लस ये हो गए 2 माइनस, यानी कि रिजल्ट दोनों तरफ क्या रहना चाहिए 90। ये लीजिए 90 रहना चाहिए, यानी कि उसका नंबर क्या होगा 90 होगा, एटॉमिक नंबर 90, यानी z इक्वल टू 90 ही रहेगा। ठीक है, अब मास नंबर देख लेते हैं। यहाँ तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, यहाँ 4 पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 230 होगा, यानी a वैल्यू क्या हो गई 230। तो a इक्वल टू 230 हुआ, z इक्वल टू 90, तो इस तरह से ये आ जाएगा इसका अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। 2003 का क्वेश्चन है IIT का। ठीक है, 90 और 230, तो 90 वैल्यू और 230 वैल्यू ये बी ऑप्शन में लिखी हुई है, तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी का इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर क्वांटिटी मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियस से रिलेटेड पॉइंट्स है, केवल न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसकी न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इंटीजर होगी, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और सम भी सेम रहना चाहिए। 90 है तो राइट साइड में भी 90 होना चाहिए टोटल, लेफ्ट साइड में 234 है तो राइट में भी 234 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये IIT 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कॉपर हाफ लाइफ, कॉपर है 64, ठीक है, और इसका टी हाफ गिवन है 12.8 आवर्स। ठीक है, इतना है, डिकेज बाय बीटा नेगेटिव एमिशन 38%, ठीक है, बीटा पॉजिटिव एमिशन 19% and electron capture 43%। ठीक है, आगे कहता है राइट द decay products and calculate the partial half lives for each of the decay, each of the process or decay। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये किस टाइप का है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इस तरह से है कि कॉपर, यानी ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, जैसे जैसे कह रहा है हम वैसा ही लिख रहे हैं। वो कहता है कि डिके कर रहा है ये बाय द बीटा एमिशन 38%, टोटल जितना भी होगा यानी 100% का डिकम्पोजिशन हुआ, इसके 100% का डिकम्पोजिशन है। ठीक है, और वो डिकम्पोजिशन कितना हुआ, 38% इधर बीटा एमिशन में है। बीटा एमिशन होता है ये अभी जो बताया था आपको -1, अब ये -1 है, कॉपर कितना होता है 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 किसका होता है, जिंक, जिंक का होता है। ठीक है, तो 64, मास पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। ये है 30%, 38%। दूसरा बीटा पॉजिटिव एमिशन, बीटा पॉजिटिव ये होता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक कम होगा, यानी 28 किसका होता है, निकल का। ठीक है, कॉपर 29 और कोबाल्ट 27, निकल 28, और ये इस पर मास पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ये कितना है 19%। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पैरेलल ऑर्डर में 2, 3, 4 कितनी भी रिएक्शन हो सकती हैं, तो जैसे एक ये। तीसरा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर गेन करेगा, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इसका एटॉमिक नंबर 28 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा ना। ठीक है, तो निकल और निकल ही बनेगा, और 64। ठीक है, ये कितना परसेंट है, 43%। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का मतलब एक तरह से -1E0। ठीक है, उसने क्या किया, अपना गेन कर लिया, कैप्चर कर लिया, यानी कि रिएक्टेंट साइड में लिखा जाएगा। रिलीज़ नहीं हुआ है, ये रिलीज़ नहीं हुआ है, ये गेन किया है। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, यानी गेन बाय कॉपर लिखा हुआ है ना। के कैप्चर आपको समझाया भी था कि के कैप्चर कर लेता है, यानी कि अंदर के ऑर्बिट में सबसे पहले वाला ऑर्बिट, के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता, के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा हो जाती है। तो ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन तो हमने लिख दिया, जो भी हमें रिएक्शन लिखना था वो हमने बैलेंस करके कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस वाली के लिए इसे इधर इस साइड लिख देना। ठीक है, जब इस तीसरी रिएक्शन को लिखेंगे तो इसे इसके साथ लिख देंगे, कॉपर 29 प्लस ये और प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अब वो कैलकुलेट द पार्शियल लाइफ्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका λ1, λ2 कांस्टेंट, λ3, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट्स है। इसका डीके कांस्टेंट, ये इसका डीके कांस्टेंट, ये इसका डीके कांस्टेंट।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, T12, T12 और T13, इस तरह से हाफ लाइफ्स हो जाएंगी इनकी, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, T12, ये एवरेज हाफ ऑर्डर दिया हुआ है, इट इज़ एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज हाफ लाइफ ऑफ कॉपर 12.8 आवर्स, ठीक है। देयरफॉर लैम्डा एवरेज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन 12.8 आवर्स, ठीक है। क्लियर, क्यों पढ़ा हुआ है आपने, लैम्डा और हाफ जिसका क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, या लैम्डा मतलब के है, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू के है, यानी कि रेट कांस्टेंट है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप रेट कांस्टेंट लिखते हैं या लैम्डा लिखते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी के लिए लैम्डा लिखा जाता है, आपको समझाया था। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन होता है आप K1 K2 K3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज, और लैम्डा एवरेज किसके इक्वल होगा, आपको बताया था लैम्डा एवरेज किसके इक्वल होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3। ये आपको पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखवाया हुआ है कि जो भी इनका ओवरऑल, क्योंकि कॉपर तो अकेला ही डिकम्पोज कर रहा है ना, वो 3 तरीके से डिकम्पोज कर रहा है, 3 वेज से डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। तीनों का रेट अलग अलग है कांस्टेंट, लेकिन इनका टोटल क्या आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 इनके एवरेज के इक्वल होगा या ओवरऑल के इक्वल होगा, ठीक है, ओवरऑल के। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या सोल्व करना है, हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को सोल्व करना है, क्योंकि लैम्डा 1 सोल्व कर लेंगे तो T12 आ जाएगा, लैम्डा 2 सोल्व कर लेंगे T12 आ जाएगा, लैम्डा 3 सोल्व कर लेंगे T13 आ जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको लिखवाया था परसेंटेज के टर्म्स में, आपको बताया था फॉर्मूला लिखवाया था परसेंटेज ऑफ इक्वेशन 1 में, जैसे ये है जिंक है, तो जिंक का परसेंटेज किसके इक्वल होगा, परसेंटेज ऑफ जिंक, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जिंक या बी, मैं बी इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए। मैंने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक बार दोबारा से PDF देख लेना या वीडियो देख लेना, उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ बी, क्योंकि हमने ए से बी बनाया था और ए से सी बनाया था, इसीलिए। तो यहाँ पर बी क्या है, यहाँ एक तरह से जिंक है, इसलिए मैंने Zn लिख दिया था। परसेंटेज ऑफ Zn किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1, वहाँ K1 था, अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, यानी उनका टोटल, ठीक है, इनटू ए डिकम्पोज क्या था, कॉपर यहाँ पर तो वहाँ तो ए डिकम्पोज लिखा था, ए डिकम्पोज ऐसे लिखा था, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखूँगा, कॉपर डिकम्पोज्ड, ठीक है। चलिए, तो अब कितना परसेंट Zn कितना बना है, 38%। लैम्डा 1 पता नहीं है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 0.693 अपॉन 12.8 के इक्वल है, इनटू। अब ये कॉपर कितना डिकम्पोज हुआ, कॉपर कितना डिकम्पोज हुआ, देखिए 38%, 43%, 19%, कितना हुआ, 9 और 8 17, 3 20 और 4 3 7 और 1 8 और 2, यानी 100% डिकम्पोज हो गया है। तो देखिए ध्यान से देखिए ना, 38, 19 और 43, यानी कि वो कुछ नहीं बचा, रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कितना कन्वर्जन हो गया, 100 कन्वर्जन, डिकम्पोजिशन कितना हो गया, 100% डिकम्पोजिशन हो गया, 100% डिकम्पोजिशन। यानी कि अगर हमने 100 लिया था तो ये 38 होगा, क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में है ना, तो परसेंटेज की टर्म्स में है तो 100 का ही परसेंटेज होगा, तो हमने इसे क्या मान लिया, 100, लेट इट इज़ 100, ठीक है, हमने इसे लेट 100 एज्यूम कर लिया है। स्टार्टिंग में ये 100% है, तो ये कितना होगा, 38 होगा, ये 19 होगा, और ये कितना बनेगा, 43, यानी टोटल 100 डिकम्पोज हो गया, पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया। तो 100 डिकम्पोज हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा 1 को सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं, 12.8 तो ऊपर चला जाएगा, तो 38 इंटू 0.693 अपॉन 100 इंटू 12.8, ठीक है, इतने वैल्यू आ जाएगी, ठीक, लैम्डा 1 की। क्लियर, ये लैम्डा 1 हो गया। अब इसी तरह से आप क्या सोल्व करेंगे, लैम्डा 2 सॉल्व कर लीजिए, और इसी तरह से क्या सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा 3 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब मैं लैम्डा 1 से T12 कैसे से होगा, देखिए लैम्डा 1 इक्वल टू होगा 0.693 अपॉन T12, ठीक है, ये रिलेशन होगा, लैम्डा 1 की ये वैल्यू है, ठीक, और T12 हमें सॉल्व करना है, तो ठीक है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा 1 किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1 है 38 इंटू 0.693 अपॉन 100 इंटू 12.8 इक्वल टू 0.693 अपॉन T12। तो T12 ये इधर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हो चला गया
T12 इक्वल टू हुआ 12.8 इंटू 100/38। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी परसेंटेज की इसकी वैल्यू आ जाएगी λ1। ठीक, ठीक है, λ1 और उसके बाद में क्या आ जाएगा, T12 आ जाएगा वो ईजिली। और जैसे λ1 आ गया है उसी तरह से λ2 आ जाएगा, उसी तरह से क्या आ जाएगा, λ3 आ जाएगा। तीनों को सॉल्व कर लेना और तीनों को सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाना है आपका, इसके बाद आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए किस में, T12 में, T12 में पार्शल हाफ लाइफ्स आ जाएंगी कि किसकी कितनी पार्शल हाफ लाइफ है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसके कितने आवर्स हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और इनका एवरेज ये है जो सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो कोई सॉल्व करके देख लेना, आंसर मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है, मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ठीक, यही मेथड है। ठीक, यहाँ इसी तरह से λ1 और ये इनका एवरेज, इन सब से ये वैल्यू से क्या आ जाता है यहाँ से, और ये क्योंकि इनका एवरेज है तीनों का, ये 0.693/12.8। ठीक है, ये लैम्डा वैल्यू है। वो मैंने K1 K2 K3 की टर्म्स में लिखवाया होगा, K इक्वल टू K1 प्लस K2। आपको उसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। K1 की जगह यहाँ पर λ1 की जगह K1, ठीक है, या λ2 की जगह K2 और λ3 की जगह K3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे बात करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन। वही उसी तरह का रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये है थोरियम, ये IIT 2004-5 के क्वेश्चन है, 2004 एंड 2005 के क्वेश्चन है। ठीक है, थोरियम 92, पता नहीं थोरियम 92 कैसे लिखा है। वैसे यूरेनियम 92 होता है, थोरियम तो 90 होता है, पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। TH लिखा हुआ है, 92 लिखा हुआ है और 234 लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ यूरेनियम का 92 होता है, ठीक है, थोरियम 90 होता है। ठीक, पर मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप देख लेना। ठीक, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है, जैसा गिवन है मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। प्रोडक्ट पर इसमें डाउट है, क्वेश्चन मार्क कर दिया है मैंने, डाउट है। ठीक है, अब यहाँ कुछ प्रोडक्ट बना और साथ में क्या बना है, 7 हीलियम पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं और 6 बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो 6 बीटा और 7 यानी कि 7 × 2 कितना हुआ, 14, और 6 नेगेटिव यानी 8 पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड पर 8 पहले से लिखा होगा और यहाँ 92 है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 84। 84 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 90, यानी 84। 84 किस एलिमेंट का होता है, पोलोनियम का होता है। 84 एटॉमिक नंबर पोलोनियम का होता है। मास नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 7 4 28 28, तो 28 का डिफरेंस आ जाएगा। 234 में से 28, 234 28 2 4 6 यानी 206। ठीक है, तो 206। ठीक, और पोलोनियम तो ये हो सकता है ये 92 ना हो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये 92 है तो ये यूरेनियम होगा, इट शुड बी यूरेनियम, और अगर ये थोरियम है तो ये 90 होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर, मैं लिख देता हूँ, अगर ये थोरियम है तो 90 होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, और आंसर 7 2He4 + 6 - 1 बीटा 0 और 90 में से 82 लेड का होता है। ठीक है, क्योंकि 8 का जो डिफरेंस आने वाला है, ठीक, तो 8 का डिफरेंस है, और ये 206 ऐसा होना चाहिए। ठीक, और अगर ये 92 है तो ये यूरेनियम होना चाहिए, यूरेनियम 234 और 84 पोलोनियम 206 + 7 2He4 6 - 1 बीटा 0। तो मैंने तीनों ही लिख दिए हैं, जो क्योंकि मुझे इसमें डाउट है कि ये थोरियम 92 एटॉमिक नंबर नहीं होता है, पर जैसा क्वेश्चन कहा गया हमें वैसा करना है तो मैंने वैसा ही किया है। बट अगर मैं इसमें करेक्शन करूँगा, ठीक है, तो ये थोरियम 90 होगा और इस तरह से जाएगा, और ये अगर 92 है तो ये यूरेनियम होगा। ठीक, इस तरह से जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा यूरेनियम 92 235, और इसने 0N1 यानी न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट हुआ, एक न्यूट्रॉन का, और कुछ पार्टिकल्स रिलीज़ हुए, जिनमें से एक है 52 टेल्यूरियम 137 + 40 जिरकोनियम
92। अब देखिए 52 प्लस 40 कितना होगा 92, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर 92, राइट हैंड साइड पर 92, यानी ये जो पार्टिकल होगा उसका नंबर जीरो होगा। और जीरो नंबर किसका हो सकता है एटॉमिक, वो केवल न्यूट्रॉन का, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, केवल उसमें क्या होता है मास होता है, तो यानी कि 0n1। ठीक, ये बनेगा। अब कितने बनेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर है 236, लेफ्ट साइड में 236। अब इन्हें देख लेते हैं 137, 92, 9 और 3 12 और 2 229, 229 है और ये 236, यानी कितना डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 70n1 पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे, क्योंकि 7 मास इनका हो जाएगा। ठीक है, 137, 92, 7 दोनों 9 और 3 12, 2 29 और 7 36। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 235 प्लस 1 236 हैं, इस तरह से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बस इक्वल करना होता है। नेक्स्ट सेलेनियम, सेलेनियम क्या है 34 और 86 प्लस नहीं सॉरी, अब इसमें कहता है कि 2 -1 E0। ठीक है, -1 E0 ये बना है। ठीक है, अब वो यानी कि 2 नेगेटिव पहले से लिखे हुए हैं, 2 नेगेटिव पहले से लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, 36 होगा। 36, 2 नेगेटिव कम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो इक्वल हो गया। और 36 किसका होता है क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन का। इस मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 86 ये लीजिए। तो इस तरह से जो भी डॉटेड है यानी कि अननोन है उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दोज। ठीक है, तो इस तरह से IIT में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 2004 या 5 के क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के। ठीक, आगे कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं मेंस में या कहीं भी, तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ये IIT 2010 का क्वेश्चन है, 2010। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2010 में, द कंसंट्रेशन ऑफ R इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, और वाज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्जर्व। और एक डेटा अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये R मोलर कंसंट्रेशन, R कंसंट्रेशन गिवन है, और यहाँ क्या गिवन है टाइम इन मिनट्स, टाइम मिनट्स में गिवन है। डेटा क्या गिवन है 1 मिनट, वो 1 कंसंट्रेशन 0 टाइम, 0.75, 0.05, 0.40, 0.12, 0.10, 0.18। तो ये टाइम के साथ साथ मिनट्स में टाइम चल रहा है। ठीक है, इंक्रीज टाइम इंक्रीज हो रहा है मिनट्स में, और मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये डेटा गिवन है। अब वो जानना चाहता है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, जैसा डेटा दिया हुआ है उसी का अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ कोई कुछ बताया हुआ नहीं है, ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है तो हमें 1 बाय 1 टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए रेट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर, किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। तो के शुड बी कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर रिएक्शन। अगर वो 0 ऑर्डर का के है तो इट शुड कांस्टेंट। ठीक है, इन ऑल मेजरमेंट्स या ऑल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, या मेजरमेंट या कैलकुलेशंस सभी में सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो अब हमें कुछ पता नहीं है इसलिए हमें 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, सभी में पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो 0 ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन है, 0 ऑर्डर के लिए आपको बताया था के इक्वल टू होता है x/t। ठीक है, टाइम होता है और x आपको बताया था, x क्या होता है डिकम्पोज वैल्यू, डिकम्पोज वैल्यू मतलब A0 - 80 डिवाइड बाय टाइम, ये आपको लिखवाया होगा। ठीक है, एक बार देख लेना।
ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए। तो अब हम देखते हैं के 1 बाय 1, पहले एक्सपोनेंट 1 देखते हैं। पहला टाइम कितना है, जीरो। ये जीरो तो टाइम ही नहीं है, 0.05 टाइम है, 0.05 टाइम। और ए नॉट 1 है, ए टी कितना है 0.75, इसका मतलब 0.25, यही हुआ चेंज 0.25 का। ठीक है, तो 0.25 यानी कि आंसर आया 5। ठीक, चलिए ये पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब जरा सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं।